अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ और आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। हमारे साथ मौजूद है, आजकल बहुत ज़्यादा ख़बरों में है, दिन रात वायरल है, हर हफ्ते किसी नए अंदाज से वायरल हो जाते। मेरी मुराद है वन एंड ओनली जवाद अहमद, चेयरमैन बराबरी पार्टी पाकिस्तान। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सर, ये आप गुस्सा शुस्सा गाने में तो नहीं करते थे, सियासत में क्यों करते हैं इतना गुस्सा? बहुत गुस्सा करने लगे सर आप। गाने में भी हो जाता था, आप उसकी बात है। उस ज़माने में अगर कोई, आपको पता है ना, आपने मेरे मुंह से कभी कोई गाली नहीं सुनी होगी। यार गाने में कितना का गुस्सा हो सकता है? उच्चियां मजाजा वाले को आप ऐसे कर देते हो, मैं उच्चियां मजाजा लेकिन वो रहता तो गाना ही था ना। लेकिन यहाँ तो कॉन्सर्ट्स में लड़ाई रहती थी आपके साथ। अब मुझे याद आ गया, शुरू में आपका दोस्त इरशाद भट्टी, हाँ। वो शो छोड़ के भाग गए, हालांकि ईद की खुशियां, ईद का माहौल। आपने क्या उस दिन ऐसा कर दिया, वो शो छोड़ के भागे भाई? उसके बाद फिर उन्होंने आपके साथ शो करने की ख्वाहिश का इजहार किया, जरा तस्दीक कर दें। आपने कहा फिर लाइव शो करो, हाँ। वो लाइव शो से भाग गए। हाँ बिल्कुल ऐसा। क्या वजह है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप जो है ना, आप सीजनड आदमी हैं। मैं आपसे बात स्टार्ट करता हूँ ताकि इनको पता चले ना सारों को। आप एक सीजनड आदमी हैं, आप एक ख़ानदानी तौर पे आपको पता है कि किस आदमी के साथ कैसे बात करनी है, और एक इंटेलिजेंस भी होती है। वो कहते हैं ना, आप कई जगह घोड़े खोते बराबर कर देते हैं। भाई आप करें किसी से कोई भी बात, देख तो ले कौन बंदा बैठा हुआ है। अब मेरी तो पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर सबको पता है कि सीरियस आदमी है, ना किसी को कभी गाली निकाली है, ना कभी सुनी है, और लड़ाइयाँ हुई हैं। ये आपके प्रोड्यूसर हैं जो नईमुल हसन, उनको पता है। मैंने वो कई जगह पे ऐसी लड़ाई हुई है कि वो घोंसे चले हैं, मतलब क्योंकि ABC एक जगह होती थी, वहाँ पे हुआ था ये। इसी तरह कॉन्सर्ट्स पे मेरी लड़ाई हुई रहती थी। लेकिन मैं कोई लड़ने वाला आदमी नहीं हूँ। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि ये बदतमीज़ी क्यों कर रहे हैं यार आप, ये वाली, कि आप गालियाँ निकाल रहे हैं। इस मुल्क में लोगों का मसला है ये, और इसी वजह से मुझे इकरार के साथ खड़ा होना पड़ा है इस वाक़े पे। आप इकरार के साथ खड़े हो गए? मैं इकरार के साथ ऐसे खड़ा हूँ कि वो चाहे ना चाहे, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। नहीं, वो तो आपके लिए बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो उन्होंने तो एक, मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है, मेरी अभी बात नहीं हुई, मलेशिया जाने से पहले बात हुई थी, तो अभी तो उन्होंने कहा है कि कंपैरिजन ही नहीं है इमरान खान जवाद अहमद का। कहाँ जवाद अहमद, कहाँ इमरान खान। हाँ, उन्होंने कहा जवाद अहमद एक रीजनेबल आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, खानदानी आदमी है, बातमीज आदमी है, तो आप कंपैरिजन इमरान खान से कर रहे हैं, ये कह दिया सर उन्होंने। तो बात तो इस हद तक तो ठीक है ना। जो बातें इकरार ने बोली हैं वो तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना। अब एक और बात है कि कोई PTI या कोई भी पार्टी जो है वो बहुत बड़ा सोशल मीडिया बना ले, मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके, बाहर से भी एक्सपेक्टेड से पैसे आते हैं, कोई सिहूनी लॉबी भी डेफिनेटली इनके साथ है, उसके अलावा भी पाकिस्तान से इनको बहुत से लोग हैं जो पैसा दे रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया इतना बड़ा कर दिया है उन्होंने कि ये अपना प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पे रहते हैं, हर वक्त प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये इनका प्रोपेगेंडा बिकता भी है क्योंकि इनके पास इतनी बड़ी मशीनरी है, लोग हैं, तनख्वाहें हैं, बड़ा। फिर आपको याद होगा पख्तूनख्वा में इन्होंने किया था, जब इन्होंने पहली दफ़ा गवर्नमेंट ली, तो पख्तूनख्वा से इन्होंने गवर्नमेंट के पैसों से सोशल मीडिया चलाया अपना, और अभी तक चला रहे होंगे डेफिनेटली। और इधर भी जो फेडरल था उधर भी चला रहे होंगे, मतलब ये तो किसी को पता नहीं ना चला। पख्तूनख्वा से तो खबर आ गई है क्योंकि अपने पार्टी के लोगों ने लीक कर दी। तो देखिए, इमरान खान ने जो सोशल मीडिया बनाया है उसकी असास ये है कि जो इमरान खान के बारे में तनकीद भी करे ना, उसको आप फोहश गालम गलोच करो उसके साथ, उसको आप जो है रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, अनफॉलो करो, उसको रीच रोक दो, फैशिज्म करो, जुबानबंदी करो उसकी। ये इनका असास है इनके सोशल मीडिया की। तो मैं इकरार के साथ क्यों नहीं खड़ा हूँगा? इकरार नया नया पार्टी उसने बनाई है, यंग आदमी है, हम जमहूरी सोशलिस्ट हैं, हम तो मतलब सोशलिस्ट जमहूरी हैं हम, तो हमारी नज़रिया भी नहीं मिलता उनसे, वो जमहूरी हैं सिर्फ। लेकिन यार बात यह है कि इस मुल्क के अंदर एक मिडिल क्लास का आदमी इतनी हिम्मत करके आया है, आप उसको आते ही उसको गालम गलौज भी शुरू हो गए। ये तो नहीं होने देंगे हम फिर। सर मैं तो ये कहूँगा कि जो भी शख्स PTI से लड़ता है आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। ये भी इकरार तो पहला नहीं है। हाँ। आप तो मेरे ख्याल सुबह तैयारी करके उठते हैं, नाश्ता करते हैं और कहते हैं कि आज मैंने PTI के साथ क्या करना है। तो वो इससे पहले सुहेल अहमद का मसला हो गया PTI के साथ, हाँ जी। और आप खुद से ही आप उनके साथ खड़े हो गए। आपने उनके लिए, सबसे पहले आप ही थे जिन्होंने उनके लिए जो है ना वो बयान देना शुरू कर दिए, आपने शोज करना शुरू कर दिए, और आपने कहा PTI वालों आओ मैं देखता हूँ, सुहेल अहमद तो शरीफ आदमी है। हाँ जी। सर आप PTI की कहीं भी लड़ाई होगी आप सर शुरू हो जाएंगे लड़ना? यार वो अच्छे आदमी है सुहेल साहब भी। देखें, बात यह है कि दो बदमाशों की लड़ाई हो रही हो ना, तो मैं तो उसमें घुसूंगा ही नहीं, चाहे PTI किसी भी बदमाश से लड़े।
मैं देख रहा हूँ कि यार शरीफ लोग हैं, देखें नहीं, मैं आपको साफ बात बताऊँ, अगर वो अहलकार, मैं एक बात तो डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर उसकी नौकरी जाएगी ना, सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा हूँगा, क्योंकि हमारी सबसे पहली जो कमिटमेंट है इस मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर भी, कि वर्किंग क्लास, गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग, उनकी नौकरियाँ ना जाएँ। तो अगर उस बंदे की नौकरी गई ना, तो मैं इकरार से भी कहूँगा नहीं यार इसके लिए खड़े हो, नौकरी नहीं जानी चाहिए, ये बात अपनी जगह है, ये लहदा कर लें। लेकिन असल बात यह है कि उस आदमी ने बहुत बड़ी एक गाली निकाली है उसको, और ये जान के पीटीआई वाले क्या कर रहे हैं, उस गाली की बात नहीं करते, कहते हैं जी वो जवाब मेरे साथ तशबीह दी है, इसलिए इकरार जो है उसको गुस्सा चढ़ा। इकरार ने फिर बता दिया कि भाई मुझे क्यों गुस्सा चढ़ेगा, वो तो बंदा बहुत बेहतर है, उसके साथ मिलाने में मुझे क्या मसला है, मुझे तो खुशी होगी। अब बात यह है कि ऐसी गाली का मुझे कोई निकाली होती ना उस बंदे ने, मैं उसको बताने लगा हूँ और बाकी तमाम लोगों को भी, तो मैं उसको वही मारता। क्योंकि मसला ये है कि लोग कहते हैं जी आप मारते तो आपकी हो जाती, अदालत में जाना पड़ता। मैं कहता हूँ मुझे एक बात बताओ, एक बंदा अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, उसकी फैमिली के साथ वो जा रहा है और औरतें हैं उसके अंदर, उसको इतनी बड़ी को जिसमें औरत इन्वॉल्व होती है वो गाली निकाली गई है, तो वो जो ख़ानदान है उसका कौन है प्रोटेक्टर? वो तो मेल ही है। अच्छा मारी क्या नाम है उनका, माया अली, सबीन फारूक, अब मैं नाम याद करके आया था एक, हाँ अरसलान नसीर एक लड़का है, वो नया वो भी आया हुआ है, एक कोई खाकान शाहनवाज है, ये सारे एक्टर्स और इस तरह के लोग हैं, और एक और लड़का भी, हाँ वो सैयद जिब्रान। अच्छा ये सारे कह रहे हैं कि जी इकरार ने तो बड़ा गलत कर दिया, नहीं करना चाहिए था, या थोड़ा सा मजाक करके कह रहे हैं कि ऐसे नहीं होना, वो FI है। और भाई आपको पता ही नहीं है उसने किया गया। अगर मैं होता उसको 2 चार लगाता और उसके बाद अदालत में जब जाता तो जज को पता होता, जज भी इसी मुआशरे का, उसको भी पता होता कि भाई अगर इसने उसको लगाई है तो इसने इसको क्या कहा था, तो जज भी कहेगा हाँ अगर मैं भी होता तो मैं भी यही करता। कौन सुनता है यार ऐसी बात? तो इसलिए मैं तो समझता हूँ कि गालम गलोचा कल्चर ख़त्म होने के लिए मेरा ख्याल है ये बड़ा अच्छा माइलस्टोन है, ये पूरे मुल्क में गया है, ये मुल्क में चूँकि चला गया है तो हमें कोई एहतसाब करना चाहिए, खुद एहतसाबी करनी चाहिए अपनी। मैं अगर जान के मान पाऊँ गुजारिश करूँ, कमाल है यार, आप मेरे भाइयों की तरह हो। मसला ये है कि पहले तो इकरारुल हसन जिस वक्त मलेशिया से अपनी मिसिस के साथ एयरपोर्ट पे लैंड किए थे, हाँ जी, उस वक्त उनका स्टेटस क्या था? वो जर्नलिस्ट तो नहीं थे उस वक्त वो एक पार्टी के चेयरमैन थे, हेड थे, लीडर थे, और वो सियासी पार्टी है। आप भी एक सियासी पार्टी के लीडर हैं। पहले मैं ये आपको खबर दे दूं, मैं पहली दफ़ा आपके साथ ये ब्रेक कर रहा हूँ। इकरारुल हसन के साथ उनकी सहाफ़त के हवाले से ये हुआ वाक़या कि सेठ ने बुलाया और उन्होंने कहा कि अभी फैसला करो, या सियासत करोगे या नौकरी करोगे, अगर सियासत करोगे तो रिज़ाइन कर दो। इकरारुल हसन ने अगले लम्हे वहाँ पर रिज़ाइन कर दिया। ये पहले मैं बता दूँ देखने वालों को। तो एक तो आपको मुबारक हो कि हमारे मुल्क के चैनल गैर सियासी होने लगे हैं और न्यूट्रल होने लगे हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मैंने एक लंबा चौड़ा प्रोग्राम भी किया, उस इदारे से मेरा बड़ा ताल्लुक भी रहा। एक तो बात ये हो गई। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं तो लीडर किसी को मानता नहीं। ठीक है सर, हाँ, मैं ना किसी नून लीग के किसी लीडर को मानता हूँ, ना मैं PTI के किसी लीडर को मानता हूँ, ना मैं MKM को मानता हूँ, ना मेरा लीडर है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक बात है, मेरे लीडर वो है, वो दुनिया के अजीम लीडर है। मेरे लीडर पर एक बुढ़िया गुजरते हुए कूड़ा फेंकती है, मेरा लीडर चुप करके गुजर जाता है। दूसरे दिन फिर कूड़ा फेंकती है, मेरा लीडर गुजर जाता है। तीसरे दिन उसी मुकाम से गुजरते हैं, कूड़ा नहीं फेंका जाता, तो वो बुढ़िया के घर पता करने चले जाते हैं कि वो उसकी तबीयत ठीक है। तो मैं तो उस लीडर के मानने वाला हूं। तो ये जो लीडर है इकरारुल हसन, जवाद अहमद, उनको दरगुजर नहीं कर देना चाहिए ऐसे मौके पे। और इसमें एक बात ऐड कर लें, फैमिली साथ होने को ज्यादा वो किया जा रहा है कि फैमिली साथ हो तो बर्दाश्त नहीं होता। जो कमेंट्स में यही लोग गालम गलोच करते हैं वो हमारी फैमिलियां पढ़ रही होती हैं। मैं प्रोग्राम करता हूं, जब मुझे नीचे गाली पड़ती है तो मेरी फैमिली पढ़ रही होती है, मेरे दोस्त अहबाब पढ़ रहे होते हैं। जब आपको लूजटॉक की जाती है कमेंट्स में, ये एक सिस्टम इस तरह का है, वो छुपता नहीं है, तो गाली तो वहां भी पड़ रही होती है। तो क्या लीडर को
बतौर लीडर थोड़ा सा दरगुजर नहीं कर देना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं तो रसूल वसल्लम के सामने अपने वो क्या आप कहूँ, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ना मैंने कभी इमरान खान की तरह कहा है कि जी मुझे खुदा बना रहा था लीडर, हम तो इस तरह की बातें भी नहीं करते। तो पहली बात तो ये है कि उनके जैसा मैं इस मामले में बन ही नहीं सकता, दरगुजर उनके इस मामले में उनके साथ बन ही नहीं सकता। अगर मैं अपनी फैमिली के साथ जा रहा हूँ और मेरे सामने खड़े होकर कोई आदमी को फोश गाली निकालेगा, उनको फोश गाली, तो मैं उसको मारूंगा। मैं अपनी जगह पे खड़ा हूँ। उसकी वजह है ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के दौर में कोई बंदा अगर आपको गाली निकालता है तो गाली निकाल के वो तो चला गया है, अगर वो रिकॉर्ड हो गई है ना, या आपने देखा है कि यार इसने मुझे गाली निकाली है और इसके बाद और लोग भी निकाल सकते हैं, तो फिर ये बहुत बड़ा इशू बनने वाला है कि आप गालियां खाते हैं लोगों से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये जो जूते मारना लोगों को और इस तरह की चीज़ें करना, वो ऐसे जगह भी होता है जहाँ पे इन्होंने जाना ही होता है। जैसे नवाज शरीफ हैं, जैसे इमरान खान हैं, जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं या आसिफ ज़रदारी हैं। अदरवाइज़ ये कहाँ जाते हैं आम जगहों में? ये मतलब किसी होटल के कमरे में जाके कॉन्फ्रेंस में तो नहीं शरीक होते। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये क्यों नहीं जाते वहाँ, इसीलिए नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि इनके साथ कुछ भी कोई बदतमीज़ी कर सकता है, तो वो क्या करेंगे फिर। और वो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनके लोग कुछ करेंगे तो सही। अब इज्जत भी बचानी है, आप गाली गा के वो गाली हर तरफ चल पड़ती है। फिर इसको मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर मैं इमरान खान के उस जगह पे अपनी किसी पार्टी के लोगों को कहूँ जाके कि यार जहाँ कैमरे लगे हुए हैं ना, आपने सिर्फ उसको गाली निकालनी है, वो ऐसे मशहूर हो जाएगी। जब तक उसको फेंटा ना जाए उस आदमी को एक दफ़ा, तो ये मसला हल नहीं होना। और ये जितना मर्जी मैं दरगुजर कर दूँ या इकरार कर दे, जिन लोगों ने ये इससे सबक ना लिया कि यार आगे से पे फेंटा पड़ता है, तो ये बाज नहीं आएंगे। देखिए वैसे भी अगर आपने रसूल वसल्लम की बात की है, मैं कहता हूँ उन्होंने आम सख्त अल्फाज नहीं बोले किसी के लिए कभी नहीं। तो ये उनकी उम्मत है। मतलब शर्म नहीं आती इन लोगों को कि ये आम, मैं सख्त अल्फाज बोलता हूँ और मैं उसको क्वालिफाई करता हूँ। जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, अगर मैं कहता हूँ ना ये बेगैरत आदमी है, तो मैं बताता हूँ कि ये बेगैरत क्यों है, क्योंकि इसने ये किया है। और वो बोलना पड़ता है, सियासत में आपको सख्त अल्फाज बोलने पड़ते हैं, आलिम भी सख्त अल्फाज बोलते हैं। मैंने कई दफ़ा भी एग्जाम्पल दिया, जावेद अहमद गांधी साहब, मैं जाता था यूनिवर्सिटी में उनके पास, उस यूनिवर्सिटी के ज़माने में उन्होंने मेरे सामने एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन, उस ज़माने में नया पॉलिटिशियन बन रहा था, लोग पहुंच जाएं उधर तक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो वो इनके पास भी आते थे। इन्होंने मुझे कहा यार, कोई बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वो बड़ा गबी आदमी है। तो गबी का मतलब होता है कि बंद दिमाग का, मतलब बिल्कुल कौन जहन या क्या उसे कहेंगे, मोटी अकल वाला। तो मैंने सुना ना, तो एक्चुअली मुझे भी लगा कि मैंने कहा यार ये आलिम भी सख्त अल्फाज से बोल देते हैं भाई। वो कैसे, वो अपनी नागवारी का इजहार कैसे करेंगे? कोई तो, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप तो लफ्ज़ों के खिलाड़ी हैं, आप कैसे कहेंगे यार ये बंदा गलत है? तो आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। गाली मैं उसको समझता हूँ, जो मैं लोगों को बार बार समझाता हूँ, जिसके अंदर आप झूठ बोल रहे होते हैं। जैसे आपने किसी को कुत्ता कह दिया, कुत्ता तो वो है नहीं, तस्लील के लिए आपने उसको कह दिया, आप उसे क्वालिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई कैसे करेंगे? या आप जज के सामने भी नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी को माँ बहनी गाली निकालते हैं, आप कैसे क्वालिफाई करेंगे उसको, कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि गालम गलोच को अलहदा पैराए में रखें आप, और इस बात को अलहदा कि आप सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, सख्त अल्फाज आप बोल सकते हैं। अच्छा सर, ये जो दोबारा मैं उसी पे आता हूँ, जो कमेंट्स में लूज टॉक हो रही होती है, तो क्या जो है ना, वो आप अपनी पार्टी का जो आपने लोगों को जोड़ना है, अपनी कैंपेन्स करनी है, वो वक्त आप इधर इन लोगों के एड्रेस ढूंढते फिरेंगे कि ये नीचे गालियां निकाल? ये तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैंने पता क्या कहा हुआ है, मैंने कहा हुआ कि ये जो लोग गालियां निकाल रहे हैं ना, ये ज़्यादातर तो नहीं, आपको पता है कि क्योंकि आपका माशाल्लाह चैनल है और बहुत ग्रो तेज़ी से करने वाला चैनल है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एक ऐसा पहला चैनल आया जो टेलीविज़न चैनल्स को कंपटीशन दे रहा है। तो क्योंकि आप चैनल पे हैं, तो शायद थोड़ा सा ये वाला रुख आपको ना बताओ जो मैं बता सकता हूँ। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उसको दबाने के ना इनके पास बहुत हरबे हैं। मैंने आपको बताया था कि ये एल्गोरिथम पे रीच ही रोक देते हैं आपकी, रिपोर्ट कर करके ये कहते हैं हज़ारों लोग शुरू हो जाओ, रिपोर्ट कर दो। दूसरा ये कहते हैं नीचे गालम गलोच करो। आपको पता है मेरा 20 मिनट का वीडियो हो ना, 20 मिनट का वीडियो मैंने डाला है अभी, पहले मिनट के पहले 10 सेकंड में गाली आएगी सुने बगैर, उसने देखा ही नहीं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? वो
वो बैठे हुए हैं। अच्छा, उनके ना नाम है कोई, ना उनके पते हैं, ना उनकी शक्लें हैं ज़्यादातर। अच्छा, जिनकी हैं उनको मैं कहता हूँ यार जिस दिन अगर तुम्हारी शक्ल ये सही है, मुझे मेरे सामने आ गए ना, जैसे मुझे फौज गालिम गलोच की हो माँ बहन की, तो फिर मैं आपका हिसाब लूँगा। मैंने तो कई दफ़ा कहा है, क्योंकि देखो यार ये गालिम गलोच का कल्चर। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, अगर गालिम गलोच का कल्चर आप पाकिस्तानी की सियासत से ख़त्म कर दें, जो इमरान खान ने शुरू किया है। एक हमारा एक्टर है मानी, हीरा जो है ना, जी जी, हीरा मानी, उनका जो हस्बैंड है, और बड़ा अच्छा वो लड़का है, बड़ा अच्छा एक्टर है, कॉमेडियन भी बड़ा अच्छा है। उसने मुझे एक बार कहा कि मैं इमरान खान के साथ बैठा था, मतलब उस ज़माने में मुझे भी बुखार था थोड़ा सा, तो और लोग भी बैठे थे, तो इमरान खान ने खुद मेरे सामने कहा कि ये जो मुझे कह रहे हैं ना, इस तरह की बातें मेरे खिलाफ जो कर रहे हैं, इनको, मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो मैं बोलना नहीं चाहता, कि इनको ये कर दो। तो अब वो बाकायदा शह देते थे। शहबाज गिल आपको याद होगा, इनके जितने स्पोक्स पर्सन थे आप याद करें कैसे थे। नहीं, उसमें मैं वाकया बता दूं, मेरा फयाजुल हसन चौहान मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उस वक्त वो मिनिस्टर था मेरा, उनको भी आगे किया हुआ था। मेरा उस वक्त उनसे झगड़ा भी हो गया किसी बात पे, किसी की वजह से। तो मैंने मुजाहरा भी किया पंजाब असम्बली फयाजुल हसन चौहान के, मिनिस्टर फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ मैंने मुजाहरा किया, जुलूस निकाला। आप कर सकते हो, आप करते तो रहे वही काम। मैंने उनको ये शर्त रखी वो माफ़ी मांगेंगे जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया था या किसी के साथ बदतमीजी की थी हमारे जर्नलिस्ट के साथ, उन्होंने किया सॉरी। फिर उसी फयाजुल हसन चौहान ने मुझे ये बताया कि जब इमरान खान बतौर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए तो सीएम हाउस में मीटिंग लेते हुए उन्होंने कहा, सबको मुखातिब करके पूरी काबीना को, उन्होंने कहा होश में आओ सारे, उठो जागो, और ये बैठा हुआ है, इससे सीखो गाली कैसे देनी है। ये मुझे फयाजुल हसन चौहान ने बताया, ये वाकया। अब आप मुझे बताएं। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ना, मैं अक्सर ना इस मामले को इस तरह करता हूं, ये जो गुमनाम ब्रिगेड है ना, गालम गलोच, और कोई ना कोई तो ऑपरेट करता होगा ना, तो जिब्रान इलियास करता है। मैं तो इनके लिए सिर्फ यही हमेशा दुआ करता हूं कि अगर इनको लगता है कि इमरान खान बहुत बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा लीडर है, और बहुत एक अच्छा इखलाक है उसका, तो मेरी दुआ है कि इन लोगों की बेटियों के, बहनों के जो रिश्ते हैं वो ऐसे शख्स से हों, उनके मुकद्दर में ऐसा शख्स आए जिसका नाम इमरान खान है। जवाद अहमद के फॉलोअर की बच्चियों बहनों के हिस्से में जवाद अहमद जैसा बंदा आए, इकरारुल हसन के फॉलोअर जो हैं उनकी बच्चियों के और बहनों के हिस्से में इकरारुल हसन जैसा बहुत अच्छी बात मर्द आए। बहुत अच्छी बात, इतनी सी बात है। मैं तो एक बात सिर्फ कह के जरूर जाऊंगा, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100%। मैं तो, ये तो आपने इंसाफ कर दिया ना। देखें, इस मुल्क में जितने भी मैंने एक्टर्स के अभी नाम लिए थे, और भी हमारे सिंगर्स भी हैं, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, जिनको इमरान खान का ना बड़ा बुखार है कि जी कमाल है, पता नहीं क्या चीज़ है, वगैरह वगैरह। तो मैं सिर्फ यही बात उनको कहता हूँ, आज मैं चैलेंज करता हूँ उनको कि किसी दिन ना ऐसे ही चेक करने के लिए हल्की सी को तनकीद करके देखें इमरान खान पे, आपको पता लगेगा कि इसने क्या बनाया है सोशल मीडिया अपना, कैसी गलाजत से भरपूर। अगले दिन वो आपके साथ वो करेंगे कि आपकी इज्जत रोल देंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि अगर आप में से कभी कोई सियासत में आया या सियासत में भी ना आया, किसी ने किसी के बारे में गलती से भी कोई अच्छी बात कर दी, जैसे शाहिद अफरीदी के साथ क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ यार। वो बेचारे ने सिर्फ इतना कहा है कि शहबाज शरीफ ने ये काम अच्छा किया, इतना ही कहा है। उसके बाद आज तक उन्होंने नहीं उसको छोड़ा। गालम गलोच, उसको पता नहीं, इवन यहाँ तक चले गए कि इसको तो खेलना ही नहीं आता था, ये तो क्रिकेटर ही नहीं है, ये तो ठुल्ले मारता था। मतलब यार आप क्या कर रहे हैं? आप इमरान खान की वजह से इस मुल्क के हर बंदे को बेइज्जत करना चाहते हैं। तो इनका इलाज एक ही है, मैंने आपको बताया कि या तो पीका एक्ट जो है वो इस तरह का लगे कि जिसके ऊपर आप, वही बात है ना, जिसे पीका एक्ट लगेगा वो जस्टिफाई कर ले जज के सामने जाके, तो ठीक है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसको सजा होनी चाहिए। मोस्टली लोग तो बाहर बैठ के कर रहे हैं ना, यही तो मसला है। तो आपको पता है वो तो मोस्टली। अच्छा एक बात तो बताएं, ये है, ये आदिल राजा कर रहे हैं, और मतलब फेक न्यूज़ बना रहे हैं सारे। इमरान रियाज है, मैं तो ये मुझे बड़ी हैरत है। आफ्ताब इकबाल जो है ना, वो बाकायदा जर्नलिस्ट और पढ़ा लिखे आदमी है, मैं खुद उनको नहीं समझ आई मुझे कि वो क्या कर रहे हैं। मोहित पीरजादा। अच्छा मैं बात आपसे ये करना चाहता था कि इकरारुल हसन मलेशिया से लाहौर एयरपोर्ट लैंड किए मिसिस के साथ, FIA के एहलकार ने बकौल इकरारुल हसन के उन्हें गाली निकाली और उन्हें कहा जी कि ये
जवाद अहमद वाला हाल होगा। हाँ। और इस बात पे भी कोई इतना नहीं है, गाली निकाल दी। हाँ, ठीक है जी। ये उस इमरान खान जिसकी बहनें 3-3 माह अडयाला जेल के बाहर बैठती हैं, सारा दिन जाके गर्मी में रात को घर भेज दिया जाता है, उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, बहनों की मुलाकात नहीं होती। तो ये जो FIA वाला है, इसको इमरान खान ने कहा था अंदर से कोई राब्ता करके कि इकरार आ रहा है, जरा इकरार को तुमने गाली निकाल देनी है। नहीं, इमरान खान का क्या कसूर है इसमें? अच्छा वो मैं बताता हूँ, इमरान खान का कसूर बिल्कुल नहीं है इसमें, इस वक्त मतलब इस खास वाक़े में। लेकिन इमरान खान का नहीं, इसको फिर PTI के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है? वो इसलिए कि उसने पूछा है ना। देखिए मैं तो इकरार की बात पे जाऊंगा ना। जी जी, आप इकरार ने कहा है कि जब मैंने उसे पूछा ना उस बंदे से कि आपने ये क्या बात की है, तो आपने गाली क्यों निकाली है, मुझे इतनी बड़ी गाली निकाली है आपने। ये जवाद अहमद की बात तो बाद में हुई है ना, उसने पहले, आपको पता ही है ना उसके कैसे कहते हैं इकरार, ये मतलब इकरार फलां, जवाद अहमद की तरह इसका हाल होगा। मतलब जो गाली है वो इकरार के बाद है, और वो गाली है जब उसने नहीं बोलनी, मैं भी नहीं बोल रहा। अब बात यह है कि जब उसने पूछा ना, उससे पहले कहता है मैं गया, मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया। कहता है मैंने उससे पूछा कि यार आपने ये क्या बात की है, आप किसके सपोर्टर हैं? तो उसने कहा जी मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ये उसने उसको कहा है। कहता उसके बाद मैंने अपना कैमरा ऑन कर लिया। इमरान खान का सपोर्टर होना इस वाकये में इमरान खान का कसूर है? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सर मैं समझना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं सियासत करता हूँ हाँ खुद जी। भी, मैं ट्रेड यूनियन मुझे पता लीडर है। हूँ, मैं पंजाब प्रेसिडेंट हूँ। अरशद अंसारी हमारे लाहौर प्रेस क्लब के सदर हैं, उसमें हमारा ग्रुप जर्नलिस्ट ग्रुप है। हाँ, जर्नलिस्ट ग्रुप में 1000 के करीब मेंबर है। उस जर्नलिस्ट ग्रुप का कोई मेंबर किसी के साथ कोई बदतमीजी कर देता है, गालम गलोच कर देता है, उसका अरशद अंसारी का क्या कसूर है उसमें? नहीं वो देखें, फिर वही बात, मैं पहली बात तो आपकी बात ये वाली मानता हूँ इस हद तक कि अगर इकरार ने इसके रिबाउंड में इमरान खान को डायरेक्ट कुछ कहा है तो वो इकरार का मामला है। मैं तो उस बंदे को पकड़ूंगा असल में। सर आप साथ खड़े हुए हैं, आपका भी मामला है। नहीं नहीं नहीं, मैं बताने लगा हूँ। अब तो लड़ाई साझी होगी ना आप दोनों की। लेकिन अगली बात, जी सर, अगली बात यह है कि अगर अरशद अंसारी साहब जो कि बड़े एक मकबूल आदमी है, और आप तो बहुत, मैंने आपको बताया कि आपको पता है कि किसी के साथ क्या बात करनी है, अब इतने इंटेलिजेंट हैं। अब मसला ये है कि अगर अरशद अंसारी साहब वाकई ये करते हों जो इमरान खान ने किया है, इमरान खान ने स्टार्ट किया 2010 से, ये जब इनका ये काम हुआ, ये 16 साल हो गए इस काम को, 16 साल में ये खेप तैयार हुई है। अगर उन्होंने अरशद अंसारी साहब ने ये किया होता तो डेफिनेटली अरशद अंसारी साहब को भी उस पर उसका जाता था, क्योंकि उन्होंने एक कल्चर बनाया। ये कल्चर बड़ा गंदा है, ये कल्चर इससे पहले कभी किसी ने नहीं बनाया। अच्छा लोग पता है क्या करते हैं, हालांकि देखें मैं सोशलिस्ट हूँ, मेरे खिलाफ तो शरीफ ख़ानदान भी है, न्याजी ख़ानदान भी है, भुट्टो सदाई ख़ानदान भी है, लगारी ख़ानदान भी है, कुरैशी ख़ानदान भी है, और गिलानी ख़ानदान भी है, सारे मेरे खिलाफ हैं। मैं सोशलिस्ट हूँ। लेकिन इकरार खानदान अब आपके साथ है। जवाद खानदान और इकरार खानदान इकट्ठे हो गए। लेकिन एक बात है, देखिए हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैंने कहा कि मेरा इकरार के साथ भी ये है, इकरार खानदान भी मेरे खिलाफ ही होगा। क्योंकि मैं सोशलिस्ट हूँ। नहीं सोशलिस्ट के खिलाफ सारे हैं। ये बेलाल जो है हमारा भतीजा, वो इमरान खान का सपोर्टर है। अब पता नहीं अभी चेंज हो, इस वाकये के बाद ना चेंज हो गया। लेकिन एक बात है ना, वो देखें अगर फर्ज करें कि वो चेंज भी हो गया या नहीं हो गया, लेकिन हमारे जो रिश्ते होते हैं ना, हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ता। तो मेरा इकरार के साथ तो ऐसा कोई रिश्ता नहीं है कि मैं उसके साथ ज़रूर खड़ा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं तो सोशलिस्ट हूँ, इकरार की पार्टी भी आखिर का मेरे खिलाफ ही होगी, क्योंकि सरमायादारी निज़ाम के अंदर लड़ रहे हैं ना। मैं तो उसको साइड पे करके लपेट के कहता हूँ कि नया निज़ाम लाओ। फिलहाल तो एक हादसे ने आपको इकट्ठा कर दिया है ना। देखिए बकौल आपके चले, इमरान खान का वजीर आजम इस मुल्क में बन जाना एक हादसा था। हाँ, उस हादसे ने तमाम PDM जमातों को इकट्ठा कर दिया। बड़ा ही प्लान्ड हादसा था। हाँ, बड़ा प्लान्ड हादसा, ठीक है। उस एक्सीडेंट ने क्या किया कि वो उन्होंने कहा था, शहबाज शरीफ ने, मैं जरदारी का पेट फाड़ के वो सारा पैसा ले आऊंगा। उन्होंने क्या, मैं तेन टंग दांगा, इत्थे टंग दांगा। ओ इमरान खान ने कहा परवेज लाई डाकू है। अब क्या हुआ कि उस हादसे ने सबको इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा इकट्ठे हो जाओ। अब सारे इकट्ठे हो गए। पहले PDM 1 थी, आज PDM 2 की हुकूमत है। तो ये जो एयरपोर्ट हादसा है उसने ये दो जमातों को इकट्ठा कर दिया, बराबरी पार्टी और इकरारुल हसन की जमात। मैं एक बात आपको फिर बता दूं, आज सियासी तौर पे मैं इकरार के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। इकरार जमहूरी सियासत कर रहे हैं, मैं सोशलिस्ट जमहूरी सियासत कर रहा हूँ। ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
अगर इकरार आज सोशलिस्ट अपने आप को कहते हैं तो हम जो कहेंगे आए जी जमात जम करते हैं हमारे साथ आ जाएं, लेकिन वो सोशलिस्ट नहीं है, ये सबको पता है। सोशलिस्ट होना बहुत ही और तरह का काम है, इसके बहुत ही ज्यादा आपको हिम्मत और दिलेरी अवाम राज बराबरी पार्टी यार आपको नाम बता दिया, मर्जर तो इस तरह हो सकता है ना, अवाम राज बराबरी पार्टी। वैसे भी इकरार से किसी ने पूछा था, अच्छा। उनसे पूछा किसी ने कि आपका लाल रंग जो है ये भाई बाजू का रंग है, तो उसने कहा नहीं नहीं ये तुर्की का रंग है, भाई बाजू का नहीं है तो मुझे पता है कि वो सोशलिस्ट नहीं है। अच्छा तो यानी कि आप समझते हैं कि इकरार का जो रिएक्शन था वो एक नेचुरल नहीं, था? मैं नहीं समझता कि उसको ये करना चाहिए था। अच्छा ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि 4 थप्पड़ मारने चाहिए थे। यार आप तो उससे आगे जा रहे हैं, हाँ। मैं पीछे ला रहा था। नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ, आप मीडिया के आदमी हैं, आप जब किसी चीज को खींचते हैं ना ज्यादा तो वो आपके खिलाफ चली जाती है। सर ये यूनिफॉर्म वाले जो होते हैं ये इंसान नहीं होते, इनका ये वोटर नहीं हो सकते, मैंने तो ये कहा किसी है। के सपोर्टर नहीं हो सकते, हाँ। इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं हो सकती, पसंद नापसंद नहीं हो बिल्कुल हो सकती। सकती है, लेकिन वो फोर्स गाली नहीं निकाल सकते किसी को। एक तो वो यूनिफॉर्म पहन के खड़े हुए हैं, ऊपर से वो यूनिफॉर्म पहन के तो एक्चुअली ये भी नहीं कर सकते कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें। यूनिफॉर्म उतार के जो मर्जी करें, अभी तो आप पब्लिक सर्विस के लिए खड़े हुए हैं ना। तो इमरान खान को यूनिफॉर्म पहन के वज़ीर-ए-आज़म बनाया था उस वक्त उतारा हुआ था यूनिफॉर्म। और मजे की बात नहीं, है, फैज अमीन धोती पहन के फिर रहा था उस वक्त, बाजवा साहब के आप सलूके में फिर रहे थे। और यार अगर आप इमेजिन करें ना सारी चीजें बताए ना सर। लेकिन मैं तो ये भी कहूँगा कि इस तरह तो अगर देखा जाए तो वर्दी के साथ तुम्हें बड़ा कुछ एसोसिएटेड है पाकिस्तान में, मतलब ह्यूमन राइट्स हैं, पता नहीं क्या क्या है, वो एक अलग बहस है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस एक वाक़े के अंदर अगर इकरार उस आदमी को, उसने तो गलत किया है, मैं उसकी नौकरी नहीं जाने दूंगा, बस मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा। अगर हमारी पंजाब गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट वो कहती है ना जी कि इसको नौकरी से निकालो, मैं कहूँगा ये ज़्यादती है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच की ज़्यादती है। लेकिन आप अगर उससे फौज गाली निकालने में 2 थप्पड़ लगा देते हैं तो मेरा ख्याल है कि मामला वही खत्म हो जाता है। ये बंदा भी नहीं जाएगा अदालत में, अगर जाएगा तो जज के सामने कह देंगे जी फौज गाली निकाल रहा था, आपको भी निकालेगा तो आप क्या करेंगे। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ इकरार को लंबा नहीं करना चाहिए था। उसने क्या किया कि वो फ़ोन निकाल लिया और सारा कुछ किया, वो मामला बढ़ गया। फ्रीडम वो वाली आज़ादी जिस पर इकरार और हसन को ARY से खुदाफिज कह दिया गया, उस फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यार वो भी बड़े से मैं बड़ा हैरान हूँ आपकी बात सुन के। अभी आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये बात बताई है कि इस बात पे अगर किसी को नौकरी से निकाला जाता है, मैं चैनल के मालकान को कहूँगा कि कितने को पैसे ज़िंदगी में आप और कमा लेंगे, आखिरकार वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कि एवरीबडी हैज़ टू गो 6 फीट अंडर, सब ने 6 फुट नीचे जाके दफन हो जाना है। तो आप ख्याल करें, सियासत करना भी हर इंसान का हक होता है। ये कौन सा सरकारी मुलाजिम था? यहाँ पे एक बात ऐड कर लें फिर, हाँ। एक बात ऐड कर लें कि अगर चैनल्स इतने गैर सियासी हैं तो इस वक्त जियो के जो मेन डायरेक्टर हैं सरमद अली, वो सेनेटर हैं जियो के कोटे में। सरमद साहब? जी जी, वो तो मेरे दोस्त हैं। जी जी जी, वो सेनेटर हैं इस वक्त। मुझे तो मालूम ही नहीं। जी जी, आप मालूमात लेना मुझसे। अच्छा। इसलिए तो बुलाया आपको, मैं आपको मालूमात दूं। मैंने तो सरमद साहब वो सुन ले, सरमद अली इस वक्त जो हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल के जो डायरेक्टर हैं, वो इस वक्त जंग ग्रुप के कोटे में सेनेटर हैं। अच्छा। समा के जो मालिक हैं अलीम खान, वो इस वक्त जो है वो वफाकी वजीर मवासलात हैं, MNA है। सिटी 42 ग्रुप के जो मालिक हैं मोहसिन नकवी, वो इस वक्त वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB हैं। 365 का जो मालिक शर्जील मेमन हैं, वो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध हैं। तो फिर और ARY के जो मालकान हैं 126 दिन जो है वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। और हुकूमत गिराने और उल्टाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा। उसके अलावा तो फिर इकरार को जो है वो नौकरी के साथ सियासत की इजाजत क्यों? उसके अलावा इमरान खान को इमरान खान वजीर आज़म बनाने वाले ये हैं, जिसकी वजह से इमरान खान का अब लगता है लोगों को कि जैसे ये कभी नाकाम थे नहीं। और भाई अगर ये लोग ना होते तो इमरान खान आज तक जो है वो सीटों के लिए जो ना लोगों के दरवाज़ों में जा रहे होते। और वो जो जहाज़ भर के लाए थे ना जहांगीर तरीन, इस तरह के कम से कम 25 जहाज़ इनको चाहिए होता है, क्योंकि कोई वोट ही नहीं देता था। पहली दफ़ा जब ये लड़े थे 8 सीटों से लड़े थे, 200 वोट नहीं पड़ा था इनको। उस वक्त ये वर्ल्ड कप नया जीते थे और उस वक्त नया शौकत खानम बनाया था। नोबडी बॉदर्ड, उन्होंने कहा होंगे कुछ भी, वोट नहीं देना आपको। तो ये जो एक सियासतदान को बनाया गया है और फिर वज़ीर आज़म जो बन जाता है, ये देखें 126 दिन का धरना निकाल दें आप, ये जो वज़ीर आज़म बने हैं ना 126 दिन का धरना निकाल दें, वज़ीर आज़म नहीं बन सकते।
तो ये पहले मैं Agree. बता दूं। अच्छा, उसके बाद अगर उसी चैनल ने इकरारुल हसन को निकाला है, जबकि पूरे चैनल्स पे लोग सियासत कर रहे हैं बैठ के, बड़ी ज्यादती है। वो मिडिल क्लास का आदमी है, मिडिल क्लास के आदमी को तो सबसे ज़्यादा हक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में जिनके पास कुछ नहीं है वो मिडिल क्लास है और गरीब हैं और मेहनत कश हैं, उनके नुमाइंदे पार्लियामेंट में नहीं हैं। बेशक मेरा और इकरार का नज़रिया फ़र्क है, मैं सोशलिस्ट जमहूरी हूँ, वो जमहूरी है, लेकिन वो मतलब वो सरमायादाराना जमहूरियत के ऊपर बिलीव करता है, लेकिन वो मिडिल क्लास और गरीब की बात कर रहा है। उनको हर सूरत में किसी ना किसी तरीके से रूम मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा दिल होना चाहिए चैनल के मालिकान का कि अगर कोई आदमी सियासत में जाना चाहता है मिडिल क्लास का, उसको बल्कि फैसिलिटेट करें। यही है भाईचारा, यही है हुब्बुल वतनी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है ये ठीक बात नहीं है। वज़ीर आज़म बनाने वाली फैक्ट्री में नौकरी किए बगैर इस मुल्क में पार्लिमानी सियासत की जा सकती है, आप कैसे करेंगे? कर तो रहे हैं, नहीं आपको पता है कि हम तो बग़ैर किसी सपोर्ट के कर रहे हैं। अभी तक किसी के साथ कोई मामला नहीं है हमारा, हमने किसी की बूट पॉलिश नहीं की आज तक। मतलब यार बूट पॉलिश करना आप बार बार कहते हैं बुरी बात है। मेरी अम्मी मुझे बचपन में कहती थी कि बेटा छुट्टी है बूट पॉलिश करो, तो मैं करता था। इसमें बूट पॉलिश करना तो खुद करना तो कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने बूट पॉलिश कर देते नहीं, बंदा अपने भाई के भी कर देता है, बड़ा है, छोटा भाई बड़े के कर देता है। भाई के भी कर देते हैं, हाँ। लेकिन जिनके मैं कह रहा हूँ नहीं, वालिद साहब के भी किए हैं। और बताएं, मैंने अपने अब्बू के किए, मुझे बड़ा खुशी होती थी, अब्बू कहते थे कि पॉलिश कर। मैं तो कहता हूँ कि आदमी इवन अपनी दोस्त के भी बूट पॉलिश कर सकता है, लेकिन जिनके बूट पॉलिश मैं कह रहा हूँ करने को, वो जब आपको बूट पॉलिश करने के बाद कुछ बनाते हैं और फिर आपको वो निकालते हैं, तो ये आपका हक ही नहीं बनता कि आप उसके ऊपर एहतजाज करें। वो फिर आप जाली इनकलाबी होते हैं। भाई हम तो ये चाहते हैं, और मैं आपको एक बात बता दूँ, रूस का इनकलाब ये बताता है, चीन का इनकलाब ये बताता है, दुनिया में जितने क्यूबा का इनकलाब ये बताता है, कोई भी इनकलाब ऐसा नहीं है जहाँ पे ये ना हुआ हो कि जब आप इनकलाब की जगह पे पहुँचते हैं तो फ़ौज आपके साथ खड़ी होनी चाहिए। आप फ़ौज के साथ नहीं खड़े होने चाहिए, फ़ौज आप, अदरवाइज इनकलाब नहीं हो सकता, चाहे वो इलेक्टोरल तरीके से हो, मतलब वोट से हो। और जैसे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे, आपको पता ही है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आगे पूरा आईन ही चेंज कर दिया, सबको पता है। फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर हो सकता था, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने फ़ौज से कहा कि मैं आईन चेंज, उन्होंने किया, फ़ौज साथ खड़ी रही। तो कभी दुनिया में 21वीं सदी में, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया, कोई भी इतनी स्पेशलाइज फ़ौज होती है, वो इतने स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में, फिर उन पर वेपन जैसे हैं, भाई आप तो लड़ ही नहीं सकते ना उनसे। वो जो एक पूरा अदारा है, उस अदारे को अगर आम लोगों ने इनकलाब लेके आना है, उसको उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज। तो इसलिए हम तो अदारे की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन सियासत में उनसे उनके साथ खड़े होना या उनको अपने साथ खड़े करना, हम इसमें बिलीव नहीं करते। हाँ, हुकूमत आएगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे तो हम बड़े खुश होंगे। 3 एपिसोड इसी बूट पॉलिश पे मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ जी। 9 मई, फिर 10 मई, याद आ गए वाक़यात? हाँ जी। 9 मई भी याद आ गया आपको? बिल्कुल। 10 मई फिर हुई, वो भी याद आ गया। और अभी अमेरिका ईरान सालसी की टेबल इस्लामाबाद में सजी। अब ज़रा इन तीनों पे मुझे ज़रा अपनी राय देते हैं, 9 मई पे भी, 10 मई पे भी, और इस डायलॉग टेबल पे भी। देखिए, 9 मई तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा काम ऐसा किया गया जो इनका ख्याल ये था कि हम कू करेंगे और ये हो जाएगी, और इनका ख्याल एक्चुअली यही था। क्योंकि इमरान खान जो है ना, ये किसी ख्वाबों में रहते हैं, आपने सुनी होंगी उनकी बातें, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। वो तो उनको लगता है कहीं से इल्हाम, वो गलत वाला इल्हाम होता है। जब ये पहली दफ़ा, मैं आपको अपना पर्सनल वाक़या शेयर कर देता हूँ छोटा सा, प्लीज़। कि जब ये एक दफ़ा सुहाग हॉल में कर रहे थे ना आखिरी अपना जलसा 1997 में, तो मैं जुपिटर्स में था उस वक्त। तो बिलाल भाई मेरे साथ, बिलाल भाई आपको पता है मूंछों वाले जो पंजाबी सिंगर थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार वो बड़े फ़ैन थे इमरान खान के। उन्होंने कहा यार वो, और एक्चुअली मुझे भी बड़े पसंद थे इमरान खान, उस वक्त सारे को पसंद थे, वर्ल्ड कप जीता हुआ था सारा कुछ। तो उन्होंने मुझे कहा इमरान खान का यार वो हो रहा है। पहले मैंने कहा यार बिलाल भाई बहुत थक गया हूँ रिहर्सल के बाद। तो उन्होंने कहा यार नहीं चलते हैं, जरा खान को देख के आते हैं। मैंने कहा चलो, मैं चला गया। वो आखिरी जलसा था, क्योंकि उसके बाद 3 दिन बाद इलेक्शन था, और आपको पता है एक दिन होता है जब उसके बाद फिर आप जलसे नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट जलसा होता है। वहाँ हम गए तो पता है इमरान खान ने क्या कहा, मैं अपने अब्बू से आके कहा, मैंने कहा अब्बू जी ये इमरान खान तो मुझे लगा है कि ये बंदा दिमाग इसका मतलब नॉर्मल नहीं है। कहते क्या हुआ है? मैंने कहा वो वहाँ खड़े हुए थे, तो कहते हैं कि बाय डेंट ऑफ लक एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड
वी आर गोइंग टू स्वीप दिस इलेक्शन। एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यार यूँ कह रहे हैं मैं हम सारी सीटें ले जाएंगे। तो मेरे वालिद साहब ने फिक्र किया, उन्होंने कहा यार बात ही है, स्पोर्ट्समैन है, उसको लगता है कि शायद मेहनत करके मैं जीत जाऊंगा, हालांकि ये मेहनत का काम नहीं है, इसमें और बड़े काम है। पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे वो, आपको पता है। तो इसीलिए इसी तरह बिल्कुल 9 मई पे एक्चुअली लोग कहते हैं ना जी ये नहीं करना चाह रहे थे, वो करना चाह रहे थे। वो समझते थे कि आज सारी दुनिया निकल आएगी, जब कुछ लोग निकलेंगे सब एक एक करके निकलेंगे और बिल्कुल पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। तो वो नहीं आया। उस नुकसान ये हुआ कि लोगों को उन्होंने नहीं पकड़ना था पहले, इन्होंने उसके आगे और चला दिया काम। नहीं ये वो एजिटेशन, ये करो वो करो। यार ये बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। पहली बात तो ये कि 9 मई पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा दिन था। अच्छा 10 मई कौन सा वाला 10 मई आप कह रहे हैं? बयानुल मरसूस। ओह वो तो पाकिस्तान के लिए मैं तो समझता हूँ कि उससे बेहतर दिन कोई आए ही नहीं अभी तक, क्योंकि पहली कामयाबी आपको सफारती उससे मिली है, सफारती कामयाबी ना। एग्जैक्टली। पूरी दुनिया ने आपको मान लिया कि यार ये बहुत बड़ा मुल्क है भाई, ये तो इन्होंने नाको चने चबवा दिए हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है बहुत बड़ा दिन था। लेकिन सबसे बड़ा दिन जो था ना वो ये था जो सालसी के लिए अमेरिका अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजता है पाकिस्तान, और वो यहाँ आके बैठता है ईरान के उनके साथ, जो कि दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि हम ख़त्म कर देंगे एक दूसरे को। ये एक लड़ाई ऐसी है जो उस वक्त से ईरान ने इजराइल को नहीं कहा था, अमेरिका को कहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है करने वाली। इसी तरह अमेरिका जो है उसको भी समझ आ गई, भाई आप किसी बड़े बदमाश को, एक छोटा सा मुल्क ये कह दे कि तुम्हारी मौत तक जो है ना फिर पीछे है तुम्हारा, तो वो भी हॉस्टाइल है। तो ऐसे दो लोगों को साथ बिठा देना और जंग रोक देना, और वो जो जंगो जदल से जो लड़ाइयाँ मार कुटाइयाँ जो हैं वो लाशें पैदा करते हैं, खून बहता है, मतलब लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है, सफ़र ऐसी से मिट जाते हैं शहर सारे, उसको ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान शायद दुनिया में पहली दफ़ा इतने बड़े लेवल पे उभरा है, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं। तो ये हम तो सोशलिस्ट हैं, फिर वही बात, लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह की भी गवर्नमेंट है, जिस तरह की भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस तरह की भी इस्टेब्लिशमेंट है, ये एक बहुत बड़ा एक वो क्या उसे कहेंगे, एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो उनको मिली है। बराबरी पार्टी 9 मई को बरसी या योम स्याह और 10 मई को सेलिब्रेट करेगी। बिल्कुल, हम तो या उसको शायद हम ना योम स्याह कहें, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो हम किसी पार्टी के खिलाफ इस हद तक नहीं जाना चाहेंगे कि उसका थ्रॉटल ही मतलब उसको चोक कर दें उसको। लेकिन ये है कि हम ये ज़रूर कहेंगे कि इनको आइंदा के लिए ख्याल करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर बूट पॉलिश से मुझे एक बात याद आ गई। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, फिर वो देखिए ना, आवाम तो ख्वार हो गई। अभी आपने शो के लिए आना था तो आप स्टक रहे हैं 1 घंटा, लाइनें लग गई हैं। ये कब मामला रुकेगा? यार देखिए मैं तो साफ बात कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था, हम तो इस पूरी रूलिंग क्लास के ख़िलाफ़ हैं। हम तो इस रूलिंग क्लास के भी ख़िलाफ़ हैं। इस मुल्क के जितने भी अमीर ख़ानदान हैं, जगीरदार, सरमायादार, माफियाज, सियासी पीरो मुर्शद, कबायली सरदार, वडेरे जो भी हैं, हम माफियाज इन सब के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी पार्टी तो भी इतनी बड़ी नहीं है कि हम इनको रिप्लेस कर सकें। और अगर ये रिप्लेस होंगे ना, मैं एक बात और आपको बताऊं कि ये जो कहते हैं ना आर्मी का रोल, इसका एस्टैब्लिशमेंट का रोल, ये भी ख़त्म नहीं हो सकता जब तक एक आम लोगों की हुकूमत नहीं आएगी। अगर ये रिफॉर्म्स होने हैं ना, आर्मी के रिफॉर्म्स होने हैं, ब्यूरोक्रेसी के, जुडिशरी के, आम लोगों के हक़ में, तो वो भी उसी वक्त होंगे जब आम लोगों की हुकूमत आएगी। ये लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ साहब, आर्मी के अंदर नहीं कौन जाते हैं, आप बताएं कौन जाते हैं? कोई एलीट के लोग जाते हैं, जागीरदारों के बच्चे जाते हैं। आर्मी के अंदर जाते हैं मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, और सिपाहियों के पास जाएं तो वर्किंग क्लास और गरीब लोग। इन लोगों का कोई इनकी उनसे दोस्ती नहीं है। ये जो जागीरदार वडेरे सारे हमारे जो सियासी लोग हैं, जो 300 कनाल इमरान खान, 1,500 कनाल ये क्या नाम है शरीफ ख़ानदान, और पता नहीं कितने बिलावल हाउस जो हैं वो उठोजदारी ख़ानदान, उनका उनके साथ कोई ताल्लुक वास्ता दोस्ती नहीं होती। इवन जनरल्स तक भी जो होते हैं ना, उनके मुरासम तो होते हैं, लेकिन अंदर से वो भी गर्मी खाते हैं कि यार ये क्या लीड है। तो ये लड़ाई जो है, जब तक ये लड़ते रहेंगे ना इनसे, और फिर बूट पॉलिश भी करते हैं उनके जाके इक़्तिदार के लिए, जब तक ये तबका, अमीर तबका बूट पॉलिश करके इनसे लड़ाई बाद में लेगा, जब निकाला जाएगा,
वो उसके साथ यही करेंगे और वो इस्लाहात नहीं करने देंगे किसी को, क्योंकि उनको लगता है कि हम बेहतर चला लेते हैं फिर। और आपस की बात है, इन लोगों से तो वो बेहतरी चला रहे हैं। एग्री। आप देखें ना, अभी जो आपको लगता है इमरान खान होता या ये शहबाज शरीफ कर रहे होते सारा कुछ, या ये नहीं कर सकते थे आसिफ जरदारी। ये एक्चुअली जिनके पास पावर का मंबा होता है वही कर सकते हैं, और पावर का मंबा उन्हीं के पास है इस वक्त। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि इकरारुल हसन का रिएक्शन नेचुरल था, और अगर उसी फ्लाइट में मलेशिया से इकरारुल हसन की बजाय जवाद अहमद लैंड करते और उनके साथ ये वाक़या पेश आता तो वो रिएक्शन इससे 2 गुना ज़्यादा होता। ये उनका कहना है, और वो कहते हैं कि इस मामले में मैं इकरारुल हसन के साथ खड़ा हूँ, और हमने कोशिश की मुख्तलिफ पहलुओं पे डिस्कशन करने की, और 3 मई को आपका कन्वेंशन भी होने जा रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। उसकी भी कुछ तफसील अगर आप शेयर करना चाहें। बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हम पाकिस्तान में हर साल कोशिश करते हैं कि कन्वेंशन करें, क्योंकि मिडिल क्लास के लोग हैं, पैसे इतने जितने होते हैं उतने हिसाब से चलती है पार्टी। तो कन्वेंशन हम करें 3 मई को। ये एम्पोरियम मॉल के सामने एक डायनेस्टी हॉल है, उसके साथ एक नीशास होटल है, तो उसके हॉल में हम कर रहे हैं, और मीडिया को भी इनवाइट करेंगे हम, और आपको भी कहा है, और तमाम और भी दोस्त आ रहे हैं काफ़ी सारे। तो हम सोशलिज्म की दोबारा बात करेंगे। हम चाहते हैं कि इसका नारा पूरे पाकिस्तान में हम लेके जाएं, ताकि इस सिस्टम के आने के बाद तमाम लोगों को तरक्की और खुशहाली मिल सके, बिला शिरकत गैर है कि वो किस मज़हब से हैं, किस कौम से हैं, किस नस्ल से हैं, किस फ़िरके से हैं और किस सूबे से हैं, सबको तरक्की और खुशहाली मिले। सोशलिज्म का नारा पूरे मुल्क में लेके जाएंगे। चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद और नईम हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।